कभी ऐसा होता है दिन भर की थकान के बाद ऑफिस से घर आकर बस बिस्तर पर लेट गए हों। एक अच्छी नौकरी है, बढ़िया कॉलेज से पढ़ाई की है, सालाना 6 लाख की कमाई। लगता है वाह, जिंदगी सेट है। सब बढ़िया चल रहा है, घर वाले भी खुश हैं। फिर बस ऐसे ही बैठे बैठे मन में आता है, चलो देखते हैं अपने शहर में एक छोटा सा 1 बेडरूम का घर कितने का आता है। और बस यूं ही एक प्रॉपर्टी पोर्टल खोल लिया और बूम, स्क्रीन पर एक नंबर चमकता है। 75 लाख रुपए। जी हाँ, 75 लाख रुपए एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट की शुरुआती कीमत। एक पल को तो यकीन ही नहीं होता, ये क्या है। अब जरा इसका हिसाब लगाते हैं। मतलब अगर आज की सैलरी पर एक भी पैसा, जी हाँ, एक भी पैसा खर्च ना किया जाए तो पूरे 12 साल लगेंगे इस घर को खरीदने में। 12 साल। और रुकिए, इसमें तो हमने महंगाई को जोड़ा ही नहीं है। 12 साल बाद ये 75 लाख तो आराम से 1.5 करोड़ बन चुके होंगे। मतलब ये तो कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। चलो ठीक है, लोन का ऑप्शन तो है ना। तो अब होम लोन कैलकुलेटर खोला और सामने जो ईएमआई का नंबर आया, 55,000 रुपए हर महीने। अरे ये तो पूरी की पूरी सैलरी ही चली गई। मतलब कमाओ और सीधा बैंक को दे दो। और बस इसी पल वो उम्मीद टूट जाती है। दिमाग में एक ही बात घूमती है कि अपना घर तो शायद कभी नहीं बन पाएगा। और फिर क्या होता है, रात के 12 बज रहे हैं और हाथ अपने आप फोन उठाता है, ज़ोमैटो खुलता है और 400 रुपए का एक महंगा सा डेजर्ट ऑर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है, जब इतना बड़ा सपना पूरा हो ही नहीं सकता तो इन छोटे छोटे पैसों को बचाकर भी क्या फायदा। दोस्तों, इसी फीलिंग को, इसी गिव अप वाले एटीट्यूड को कहते हैं फाइनेंशियल नाहिलिज्म। ये वो सोच है जब बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल जैसे घर खरीदना इतने ज्यादा दूर लगने लगते हैं कि बचत करना, इन्वेस्ट करना सब बेकार लगने लगता है। लगता है कि भाई छोड़ो ये सब, आज में जियो, आज की छोटी छोटी खुशियों पे खर्च करो। तो ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये गैप असल में कितना बड़ा है। देखिए, 2012 में एक एवरेज आईटी जॉब की स्टार्टिंग सैलरी थी करीब 3.5 लाख। आज 2024 में वो बढ़कर हुई है सिर्फ 4.5 लाख। मतलब कुछ खास नहीं बढ़ी। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई में जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट तब 30 लाख का था, आज वो 80 लाख का हो गया है। सैलरी बढ़ी कछुए की चाल से और घर के दाम भागे रॉकेट की स्पीड से। गैप देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया है। और ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है। पूरे देश का एवरेज निकालें तो एक घर खरीदने के लिए अपनी सालाना सैलरी का 7.5 गुना पैसा चाहिए, 7.5x। और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ये आंकड़ा 14 गुना से भी ज्यादा है। सोचिए, 14 साल की पूरी कमाई सिर्फ एक घर के लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर जेनजी लंबे समय के लिए बचत नहीं कर रही तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। इसे ही तो योलो इकोनॉमी कहते हैं, यू ओनली लिव वंस। देखते हैं ये योलो वाले खर्चे हैं क्या। पैसा जा रहा है एक्सपीरियंसेस पर, घूमने फिरने पर। एक स्टडी बताती है कि आज के युवा अपनी कमाई का लगभग 29% यानी करीब करीब 1/3 हिस्सा सिर्फ ट्रैवल पर खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जाहिर है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और वो छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट्स जो पता ही नहीं चलता कब बड़े खर्चे बन जाते हैं। और यूपीआई तो सच में एक गेम चेंजर है। अनुमान देखें, 2025 तक भारत में 300 लाख करोड़ की यूपीआई ट्रांजैक्शंस होंगी। ये नंबर कितना बड़ा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब 50-100 रुपए खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। कोई पर्स नहीं निकालना, कोई कैश नहीं गिनना, बस फोन निकाला, स्कैन किया, 4 डिजिट का पिन डाला और हो गया खर्च। लेकिन इन सब के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? असल में इसके पीछे 2 बहुत बड़े प्रेशर काम कर रहे हैं। एक है सोशल प्रेशर और दूसरा है जनरेशनल प्रेशर। याद है, पहले एक शर्मा जी का बेटा होता था जिससे सबकी तुलना होती थी। वो बस एक ही था, पड़ोस में। आज इंस्टाग्राम के हर तीसरे स्वाइप पर एक शर्मा जी का बेटा या शर्मा जी की बेटी मिल जाती है। कोई 22 की उम्र में यूरोप घूम रहा है, कोई लेटेस्ट गाड़ी ले रहा है। ये सब देखकर लगातार ऐसा महसूस होता है कि अरे हम तो बहुत पीछे रह गए। और दूसरा प्रेशर आता है अपनी ही पिछली पीढ़ी से। हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी, उन्होंने अपनी सैलरी के 2 या 3 गुना कीमत पर घर खरीद लिए थे। उनके लिए फिक्स डिपॉजिट पर 10% का सेफ रिटर्न कमाना आम बात थी। आज की सच्चाई क्या है? घर की कीमत सैलरी का 10 से 15 गुना है और सेफ रिटर्न वो तो भूल ही जाइए।
12-15% कमाने के लिए भी शेयर मार्केट का रिस्क लेना पड़ता है। जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स, एक विरोधाभास देखने को मिलता है। जो जनरेशन लॉन्ग टर्म सेविंग से हार मान चुकी है, वही अब एक हताशा भरा जुआ खेलने को तैयार है। मतलब वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया है कि सीधी साधी धीरे धीरे वाली बचत की लाइन उन्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। उन्हें लगता है कि एक झटके में कुछ बड़ा करना होगा, एक बड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और ये शॉर्टकट की तलाश कहाँ ले जाती है? क्रिप्टो की दुनिया में, ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के जंजाल में, और कई बार तो खतरनाक लोन ऐप्स के चक्कर में भी। हर वो चीज़ जो रातों रात पैसा डबल करने का सपना दिखाती है, वो इन्हें खींचती है। और नतीजा अक्सर बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्रैक्टिकल रास्ता है। इस फाइनेंशियल नाहिलिज्म के जाल से बाहर निकलने का एक तरीका है। चलिए उस पर बात करते हैं। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, दौलत बनाने पर नहीं, अनुशासन बनाने पर फोकस करें। भले 500 रुपए की एसआईपी शुरू करें, लेकिन करें। मकसद है आदत बनाना। दूसरा, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। अपनी इनकम का 30% हिस्सा अलग निकाल दें और उसे बिना किसी गिल्ट के खुद पर खर्च करें। छोटी छोटी चीजों में कंजूसी करके बड़ी खुशियों को मत मारिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, शुरुआती कर्ज से बचें। 20s की उम्र में सिर्फ एजुकेशन लोन ही एक अच्छा लोन है। बाकी कार, फोन, गैजेट्स, इनकी ईएमआई के जाल में फंसने से फाइनेंशियल जर्नी बहुत धीमी हो जाती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये याद रखना कि हर किसी की रेस अपनी होती है। हर किसी का सफर अलग होता है। किसी और की इंस्टाग्राम की फिनिश लाइन को अपने सफर का स्टार्टिंग पॉइंट मत बनाइए। तो सवाल ये है कि तुलना और दिखावे पर बनी इस दुनिया में हम सब अपने लिए अमीर होने की परिभाषा कैसे तय करेंगे? हमारी अपनी दौलत का मतलब क्या होगा?